जी, हेलो। आप लोगों का सभी का विधि शास्त्र के इस छठे लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। विधि शास्त्र के बारे में हम लोग पिछले 5 लेक्चर्स में थोड़ा जान चुके हैं और विभिन्न विधि शास्त्रियों ने इसको किस तरह से परिभाषित किया है उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। आशा है थोड़ी बहुत समझ भी आ रही होगी। आज का जो लेक्चर है ये जूलियस स्टोन महोदय ने विधि शास्त्र को किस तरह से परिभाषित किया है उसके संबंध में है। पूरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से 2 बातें करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि आप लोग अपने घर में ही हैं। आशा है कि आप लोग अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार का यथा योग्य जैसा भी जिस भी स्तर से आप अपना योगदान कर सके वो ज़रूर कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। आशा है कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे और आप लोगों को इनको समझने में भी आसानी होगी। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज महत्व की वो भी बता दो कि ये जो 4 डेफिनेशंस हैं, ऑस्टिन महोदय की, हॉलैंड की, सामन महोदय की और जूलियस स्टोन की, जिसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में डील किया है, ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत यूजफुल है और साथ ही साथ विधि शास्त्र को विभिन्न पहलुओं से समझने में हमें बहुत ही सहयोग करती हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं जूलियस स्टोन महोदय के द्वारा विधि शास्त्र की जो परिभाषा दी गई थी उसके बारे में जानने में। जूलियस स्टोन महोदय की परिभाषा को जानने से पहले मैंने सोचा इनकी एक पिक्चर, क्योंकि इंटरनेट पे उपलब्ध थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है ताकि आप इन महोदय के बारे में थोड़ा सा अधिक समझ सके, जानकारी प्राप्त कर सके। यूं तो चेहरे से कुछ विशेष पता नहीं चलता, लेकिन इनका थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हम पाएंगे कि जूलियस स्टोन महोदय, जो कि लीड्स इंग्लैंड में पैदा हुए थे, जिनका कि काल हम 1907 से 1985 तक का कह सकते हैं, ये एक्चुअली रिफ्यूजी थे। इनके पेरेंट्स लिथुआनियन रिफ्यूजी थे और ये जूइश थे बेसिकली। तो इनके जो पेरेंट्स रहे वो इनका पढ़ाई का जो खर्चा था उसको बमुश्किल तमाम उठाते थे, लेकिन ये पढ़ाई में क्योंकि बहुत ही प्रखर थे, बहुत ही इनकी दिलचस्पी थी अपनी पढ़ाई में, तो इन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करी और स्कॉलरशिप्स के ऊपर इन्होंने अपने डॉक्टर ऑफ जुरिडिकल साइंस की डॉक्टरेट भी प्राप्त की और वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो मन लगा करके अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की और बैचलर ऑफ सिविल लॉ, बाद में डॉक्टर ऑफ जुरिडिकल साइंस भी बने ये। 1942 से 1972 तक ये प्रोफेसर रहे थे जुरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ दोनों ही सब्जेक्ट्स के, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में। हालांकि ये इससे पहले न्यूजीलैंड में भी गए थे, लेकिन बाद में जो इनको एक पायनियरिंग स्थान जिसको हम कहते हैं कि लॉ में इनको बहुत महत्व मिलने लगा था, वो इस समय तक हो गया था दैट ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, एंड दैट वाज द रीजन कि ये विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ में। वहां पर भी ये इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक जाने माने विधिवेत्ता रहे और प्रोफेसर रहे। इन्होंने कुल 27 किताबें अपनी लिखी थी जो कि पब्लिश भी हुई, जिनमें से बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पे हैं और अपने में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्होंने इन किताबों पर बहुत सारे इनको अवार्ड्स भी मिले थे, तो वो अवार्ड्स भी इन्होंने लिए थे। तो इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को जिस तरह से डिफाइन किया, पिछली स्लाइड्स में हम देख चुके हैं कि ही डिफाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज दैट इट इज द लॉयर्स एक्सट्रोवर्शन. It is the lawyer's examination of the precepts, ideals, and techniques of the law in the light derived from present knowledge in disciplines other than the law. है ना? तो जूलियस स्टोन ने इस तरह से कहा विधि शास्त्र को कि यह तो विधिवेत्ता की बाह्य दर्शिता है, बहुमुखी उसको बनाता है। यह विधिवेत्ता के विधि से इतर यानी विधि से अलग विधाओं के समकालीन ज्ञान के प्रकाश में, यानी अभी जो वो पढ़ रहा है, जो बाकी के विषय हैं जिनसे उसने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान के प्रकाश में विधि के जो सूत्र वाक्य हैं, उसके जो आदर्श हैं और जो पद्धतियां हैं, उसका वो परीक्षण करता है। तो इन्होंने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को बतलाया
तो विधि शास्त्र को उन्होंने केवल लीगल एस्पेक्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं रखा, यानी केवल लॉ प्रिंसिपल्स तक ही नहीं लिमिटेड रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक वो जरिया है जो कि एक विधिवेत्ता को बहिर्मुखी यानी बाह्यदर्शिता रखता है। यानी बाह्यदर्शिता बनाने का मतलब है कि बाहर से जो भी उसने प्राप्त किया उसको अंदर एसिमुलेट करे, उसका मनन करे, और उसके बाद में जो विभिन्न उसने ज्ञान प्राप्त किया है विभिन्न विषयों के द्वारा, तो उन सभी को अप्लाई करे जब वो विधि के सूत्र वाक्यों, आदर्शों और पद्धतियों का परीक्षण करता है। तो इनके अनुसार एक ज्यूरिस्ट यानी जो लॉयर है वो इन सभी विधि के सूक्तियों इत्यादि का परीक्षण उस ज्ञान के प्रकाश में बखूबी कर सकता है जो कि उसने विधि से इतर विधाओं से प्राप्त की है। विधि से इतर विधाओं के बारे में जब बात करते हैं तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो ओरिजिनल विचारधाराएं हैं, या जो कोई कहना चाहिए स्कूल्स हैं, जैसे कि एनालिटिकल स्कूल हुआ जो कि लॉ के एनालिटिकल एस्पेक्ट को देखता है, या हिस्टोरिकल स्कूल हुआ जो कि लॉ के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को यानी उसकी ऐतिहासिक जो उसका बैकग्राउंड रहा है वो कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, तो उसकी भी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ सोशियोलॉजिकल स्कूल यानी सोसाइटी से जो रिलेट करता है विचारधारा, जो हम आगे के नेचुरली लेक्चर्स में जानेंगे कि ये क्या विचारधाराएं थी, तो इन सबको भी वो मान्यता देते हैं। लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं जैसे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान है जिसे साइकोलॉजी हम लोग जानते हैं, मानव जातीय शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी जिसे हम जानते हैं, नीति शास्त्र यानी इथिक्स, और राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो इन सभी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है किसी विधिवेत्ता को, किसी लॉयर को, उसका भी ये बहुत योगदान मानते हैं इस बारे में कि वह ये सारा जो ज्ञान है जो उन्होंने प्राप्त किया है वो सारा का सारा ज्ञान एक विधिवेत्ता को, एक लॉयर को वो प्रखरता प्रदान करता है उन विभिन्न विधिक सिद्धांतों के परीक्षण करने में जो कि आवश्यक है और जो कि समकालीन है, यानी आज के समय के हिसाब से आवश्यक है। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जो विधि शास्त्र है और इकोनॉमिक्स है उसका भी आपस में बहुत एक रिलेशन है, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, वो लॉ पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं इफ अ सोसाइटी इज डेवलप्ड, say from the point of view of economy, say from the point of view of psychology, they are mature enough to understand so many things. एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से भी वो वयस्क हो चुके हैं। नीति के मामले में भी उनको बहुत अच्छे से पता है कि नीति में क्या उनको ऑब्जर्व करना है, और साथ ही साथ राजनीति शास्त्र भी उनको अच्छे से पता है एक पर्टिकुलर समाज में। तो वहां की जो विधि होगी वो डेफिनेटली इन सारे मेच्योरिटी को जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसा हम लोग सभी जानते हैं कि जो विधि होती है अपने आप में, ये विधि अलग से कुछ नहीं होती, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड होती है, और सोसाइटी में ये सारी की सारी चीजें हमारी बहुत काम आती हैं, बीट इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स। तो लॉ भी उससे अछूता नहीं रहता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है, और वो ये कि जुलिस स्टोन जो बायोलॉजी है ना, या मेडिसिन की स्टडी है, तो ऐसी जो चीजें हैं जो कि एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक विधि शास्त्री का डेवलप नहीं करते हैं, उनको उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। लेकिन ये जो बाकी की विधाएं हैं, जो विधि के अलावा जो विधाएं हैं, उनका भी उन्होंने बहुत महत्व माना, और उन्होंने यह कहा कि ये एक लॉयर को बहिर्मुखी यानी बाह्यमुखी बनाने में बहुत ही सहयोग करती है। तो इसके बाद में इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक्चुअली ये कहा कि इसको केवल हम लीगल प्रिंसिप्स की अंडरस्टैंडिंग तक ही लिमिटेड नहीं रख सकते हैं, बल्कि उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को और क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए तीन भागों में बांटा। एक तो उन्होंने कहा लॉ एंड लॉजिक, विधि और तर्क। इसमें उन्होंने कहा कि जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है लॉ का, उसको हमें समझना है। तो लॉ का एनालिटिकल एस्पेक्ट माने कि क्या हुआ कि लॉ का नेचर क्या है, लॉ का मीनिंग क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से किया जाएगा, फिर उसका जो क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो किस तरह से किया जाएगा। सो द एनालिसिस ऑफ लॉ, वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि उन्होंने लॉ और तर्क, विधि और तर्क यानी लॉ और लॉजिक को उन्होंने जोड़ा,
और कहा कि इसके अंतर्गत जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है, यानी विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का जो आयाम है, उसको हम जानते हैं या पढ़ते हैं, या हम जब भी किसी लॉ का एनालिसिस करते हैं, तर्क का उपयोग करते हैं, तो वह हम लॉ एंड लॉजिक की शाखा में बखूबी रख सकते हैं। दूसरा उन्होंने पार्ट किया उसका लॉ एंड जस्टिस, यानी विधि और न्याय। और अब इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने इसके अंतर्गत सीधे सीधे कहा कि द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, क्रिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और द रूल ऑफ लॉ इज एक्चुअली द स्कोप अंडर लॉ एंड जस्टिस, यानी न्याय के सिद्धांतों, आलोचनात्मक विधि शास्त्र और विधि के शासन का अध्ययन जो है, वह विधि और न्याय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि यहाँ जब वो लॉ एंड जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की भी बात कर रहे हैं, यानी कि जजेस ने इस लॉ को किस तरह से अप्लाई किया है, वो उसको किस तरह से समझ रहे हैं, उसको किस तरह से लागू कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट माना और उसको उन्होंने कैटेगराइज किया लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत। उसके बाद में तीसरा जो आप लोगों की स्लाइड्स पे आपको दिख रहा है, वह है लॉ एंड सोसाइटी, यानी विधि और समाज। और विधि और समाज के अंतर्गत वो कहते हैं द म्यूचुअल इफेक्ट्स ऑफ लॉ एंड सोसाइटी ऑन ईच अदर, विधि का लोगों पर प्रभाव तथा लोगों का विधि पर प्रभाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि विधि जो बनी है, वो बनी तो समाज के लिए है, समाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए बनी है, तो विधि का लोगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, वो एक तो बहुत महत्वपूर्ण है विधि शास्त्र के अंतर्गत जाना। और साथ ही साथ लोग किस तरह से विधि को प्रभावित कर रहे हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि विधि भी लोगों को प्रभावित करती है। जैसे अगर कोई लॉ बन गया, तो वो उस लॉ के कारण उसमें जो नियम दिए गए हैं उनको लोगों को फॉलो करना है ना। तो वो उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने जीवन में, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए ना, जैसे एक छोटी सी मैं अगर आपसे बात करूं, तो आज के समाज के आवश्यकताओं के हिसाब से, नेसेसिटीज के हिसाब से अगर हम देखें, तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। हम जब भी बाहर जाए, हाथों को बार बार धोना बहुत जरूरी है अगर हम बाहर जब भी जाए और घर आए। अपने आप को एकदम से गर्म पानी से या तो नहाना है या कपड़ों को, तो ये सारी की सारी जो चीजें पहले तो ये नहीं थी। पहले तो हम लोग बड़े आराम से जहां कहीं जा रहे थे वहां जा रहे थे, आ रहे थे, मास्क वगैरह का यूज नहीं कर रहे थे, बार बार हाथ नहीं धो रहे थे। बल्कि पहले तो बात ये थी कि पानी को बहुत बचाना है ना, पानी का कम से कम उपयोग करना है। कम से कम माने जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करना है, उसको इधर उधर बिखराना नहीं है। तो और आज की स्थिति में हम बार बार हाथ धोने की बात कर रहे हैं। तो ये जो नियम है, ये नियम बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए ही। तो इन नियमों के बनने से हम लोग प्रभावित हुए, है ना। जो लोग हैं वो प्रभावित हुए कि उन्होंने मास्क के अरेंजमेंट करने का प्रयास किया, सैनिटाइजर्स घर में लेकर के आए, हाथ बार बार धोने हैं, इस चीज का ध्यान रखते हुए वो पानी और साबुन की व्यवस्था भी रखते ही हैं घरों में, सोशल डिस्टेंसिंग भी मान रहे हैं। तो लोगों पर भी ये असर है। और साथ ही साथ लोगों का विधि पर प्रभाव भी बहुत आवश्यक होता है देखना ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। तो लोगों का विधि पर किस तरह से प्रभाव हो सकता है, तो बहुत सीधी सी बात है कि यही जो नियम बने हुए हैं, अब इन नियमों के चलते लोगों ने भी, तो जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो एकदम से सारे के सारे बाहर निकले और उन्होंने कहा हमें अपने अपने घर जाना है। तो उसके लिए अब विधि ने क्या व्यवस्था करी, उनके लिए एक एक्सेप्शन किया और कहा कि ठीक है, अब उनके लिए ये नियम है कि एक स्पेशल ट्रेन उन लोगों के लिए कुछ अरेंज होंगी और वो लोग जो हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशंस को उन ट्रेन की सहायता से जा सकेंगे। या फिर जहां पे बहुत अर्जेंसी है वहां पर अर्जेंट पासेस लेकर के, या जो जहां पे अभी भी इस तरह की स्थिति है कि वो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, तो उनको जो है पासेस देंगे और उसके बाद में फिर वो अपना कार्य करने के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो विधि भी लोगों पे प्रभाव डालती है और लोग भी विधि पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम देखें तो इनको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि लॉ एंड लॉजिक के अंतर्गत जो जूलियस स्टोन महोदय हैं वो ये कहते हैं कि विधि कैसी है, यानी वर्तमान में वो किस तरह से की है, उसको समझना आवश्यक है। उसके बाद में विधि और न्याय की जब वो बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि विधि और न्याय में वह कैसी होनी चाहिए। तो जो ऑट एस्पेक्ट है, पहले में तो एज इट इज, है ना, और इसमें हाउ द लॉ ऑट टू बी,
तो जो जजेस हैं वो उसको किस तरह से समझ रहे हैं, उसको उसी तरह से अप्लाई होना है कि नहीं होना है, या उसको किस तरह से अप्लाई होना चाहिए था, तो उस सब के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं। वो जूलियस स्टोन महोदय कह रहे हैं कि विधि शास्त्र के अंतर्गत इस एक भाग को भी पढ़ा जाना आवश्यक होता है। और साथ ही साथ जब वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करती है यानी लॉ इन सोसाइटी की, तो वो विधि के फंक्शनल एस्पेक्ट की यानी उसकी क्रियाशीलता के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्रियाशीलता के विधि क्रियान्वयन उसका किस तरह से व्यक्तियों पर हो रहा है और व्यक्ति उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये जो उन्होंने 3 पार्ट्स किए विधि शास्त्र को एक्सप्लेन करते हुए और ये बतलाने के लिए कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम लोग मूलतः क्या समझते हैं, इसका क्या क्या क्षेत्र है, इन 3 भागों में विभाजन के कारण हम लोगों के लिए जूलियस स्टोन महोदय के द्वारा जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी गई थी उसको समझना और भी आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में ही जब अध्ययन करेगा कोई विधि वेत्ता, या इन तीनों को ही जब ध्यान में रखेगा, तो वो विधि से इतर यानी अदर देन द लॉ, विधि के अलावा जो विधाएं हैं यानी सब्जेक्ट्स हैं, उससे जो उसने आज तक का समकालीन ज्ञान प्राप्त किया है उसको वो लॉ में किस तरह से अप्लाई करेगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी कारण से जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि जूलियस स्टोन महोदय की ये जो परिभाषा थी विधि शास्त्र की, उसके दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये दैट ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू द मोड्स अदर देन द लॉ एंड एक्सेप्ट्स देयर रोल, यानी कि वो जो विधि के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं और साथ ही साथ उसकी भूमिका को भी स्वीकारते हैं कि एक विधि वेत्ता केवल विधि की ही पढ़ाई करे ये आवश्यक नहीं है, उसे बाकी विषयों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह भी अप्लाई करना है और वह दृष्टिकोण उसको रखना है जब वह विधि से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, आदर्श हैं, उनको जब वो अप्लाई करता है या पढ़ता है तो उसको उसे भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमेशा से लॉ और बाकी के सब्जेक्ट्स में जो एक झगड़ा सा रहता है ना, इंजीनियरिंग या साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, तो इनके बीच में जो एक तरह से झगड़ा सा रहता है उसको उन्होंने कुछ किसी हद तक दूर करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। सो ही ट्राइड टू अमालगमेट द नॉलेज secured by an individual from all the subjects that he has read so far in the present situation. आज के समय में जब विधि को लागू करना है तो उन सभी विषयों के ज्ञान के प्रकाश में उसको विधि के आदर्शों इत्यादि को समझना है और उनका परीक्षण करना है, एग्जामिनेशन करना है कि क्या ये जो विधि का तत्व है, ये विधि का जो सिद्धांत है, क्या ये आज के समय में भी जो इसका उद्देश्य था, जो इससे प्राप्त करने की आशा की जा रही थी, क्या ये उसको प्राप्त कर पा रहा है या नहीं। तो परीक्षण करना बहुत उसका जरूरी होता है जब भी हम किसी विधि प्रिंसिपल की बात करते हैं या आइडियल की बात करते हैं, है ना। उसके बाद में दूसरा जो, जैसा मैं अभी पिछली स्लाइड में भी आपको बता चुकी हूँ कि जब उन्होंने इस ज्यूरिस्प्रूडेंस को, विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा, लॉ एंड लॉजिक, लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी, तो इन 3 भागों में जब उन्होंने बांटा तो उन्होंने एक्चुअली विधि शास्त्र को बहुत ही सहज बनाने का प्रयास किया है। ही ट्राइड टू मेक इट वेरी नेचुरल। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कोई एक अलग से कोई विषय है ऐसा रखने का अपेक्षा नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली इज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्शन। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसके अंतर्गत हम ये ज्ञान भी प्राप्त करते हैं कि बाकी के जो विषय है उनका जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसे हम विधि के विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण करते हुए उनके उस ज्ञान के प्रकाश में हम अगर करेंगे तो हम विधि शास्त्र को बहुत अच्छे से समझ भी सकेंगे और साथ ही साथ विधि के उन सिद्धांतों की उपयोगिता भी सार्थक हो सकेगी। तो आशा है कि आज का ये जूलियस स्टोन महोदय का जो मैंने आप लोगों के साथ परिभाषा के संबंध में जिक्र किया है, ये आप लोगों को उपयोगी लगा होगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा। So thank you so very much, and yes, do take very good care of yourselves. We miss you a lot, and thank you for listening to this video of mine. God bless you all. Bye.